सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का गेस्ट पेपर नंबर 2। इसमें हम इस चैप्टर के यानी इस सब्जेक्ट के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका, जिसका पेपर आपका 24 फ़ैब को है, इससे पहले हम 17 फ़ैब तक या 16 फ़ैब तक आपको 5 गेस्ट पेपर करा देंगे, ठीक है। जिसमें से आपके 90% क्वेश्चन डिकोड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 90% अगर आपको सिर्फ एक ही वीडियो से 5 वीडियो से मिल जा रहा है तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले मैंने ऑलरेडी पेपर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, कल ही अपलोड कर दिया। उसको जाके इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। पेपर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए जो है उसमें 17 क्वेश्चन है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, 17 के 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो आप चीज़ें घर पे बना के घर पे ही कंज्यूम कर जाते हो। जैसे आपके घर में एक गाय है, ठीक है, गाय है, उससे आपने दूध निकाला, फिर दूध से घी बना के घर में ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का काम हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिल्कुल गलत बात है, बहुत छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, बिल्कुल गलत बात है, घर में ही जो बनता है उसी से बनाया जाता है वो, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस बाय देम हैव लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा दाम की नहीं होती, बहुत कम पैसों की होती हैं। वो जैसे आपने देखा होगा, जो दिए बनाते हैं, कुहार जो दिए बनाते हैं, या फिर जो लोग बेना, वो जो गर्मी में पंखा करते हैं, वो करते हैं लोग, वो बनाते हैं, उनका कोई 1000-10,000 का थोड़ी मिलते हैं, 50-20 रुपये के मिलते हैं। तो कॉमर्शियल लेवल पे उनका बहुत कम रेट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट फीचर पूछा है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का करेक्ट फीचर क्या होगा, द रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस लोकली, ये बिल्कुल गलत बात है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर वर्क इन देम, नहीं, गलत बात है भाई। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर नहीं, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे स्किल वर्कर को हायर किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट भी होती है। ऑप्शन डी देखते हैं, दे रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बहुत बड़े लेवल पे कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले होते हो, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी ऑलरेडी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। जैसे मैं बताऊं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन, ठीक है। आयरन इंडस्ट्री जो है, स्टील इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है आयरन एंड स्टील। तब जाके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी कारें बना पाती हैं, ठीक है, कार बना पाती हैं, ठीक है। समझ में आई आप बात। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट था वो किसी और इंडस्ट्रीज के लिए क्या था, बेसिक था, और बेसिक रॉ मटेरियल था। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, इसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्जरी एक्टिविटी। टर्जरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं। इसमें सर्विस सेक्टर कौन सी होती है, ट्रेडिंग, हंटिंग, नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग, तो बिल्कुल बात ट्रेडिंग हो जाएगा इसमें, सर्विस वाला, ठीक है। क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो क्वाटेनरी को क्या बोलते हैं हम, नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें से नॉलेज का काम कहाँ पे हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में हो रहा है, तो बिल्कुल सी बात है। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ सेक्टर में आती हैं, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये देख लेते हैं हम किस में आती हैं। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस है, ठीक है। और सर्विस कौन सा होता है, सर्विस होता है टर्जरी एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो टर्जरी एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस वजह से होता है, जो देखो, जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, वो जब हवा में रहता है, उसके बाद क्या होता है, जो बारिश होती है, तो बारिश के साथ साथ ये जो एयर पार्टिकल्स हैं यानी जो पोल्यूटेंट हैं वो एयर ड्रॉप में मिल के आते हैं एसिड के रूप में, हमारे धरती पे आते हैं, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो बेसिक रीजन क्या था, एयर पोल्यूशन था, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली पोल्यूटेड रिवर। ये तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, साफ साफ आप यमुना पे लगा देना, पूरा दिल्ली इलेक्शन यमुना के नाम पे हुआ है।
तो हाईली पोल्यूटेड रिवर यमुना ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, इसमें से मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो इसमें से कॉटेज इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री, इसमें से पॉल्यूशन होता नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसमें भी नहीं होता, तो केमिकल इंडस्ट्री बच्चा इसी पे होता है, तो इसी पे मार दो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के जो हाईवे होते हैं उन्हीं को वो सब ये मेंटेन करती है, उसी को बनाती है। ये ऑप्शन में से उसके लिए जो है कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा आपके से, ठीक है। करेक्ट नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन आप पढ़ो और सीधे जब सी पे आओगे आप तो सी पे देखोगे, इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट विलेज लिंक रोड्स। ये गलत बात है भाई, विलेज के रोड्स जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो बनाती हैं, NHAI नहीं बनाती। NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है? ये बनाती है हाईवेज़। और ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड नेटवर्क्स के अंडर में आती है, ठीक है समझ भाई। ये इसको बनाया कब गया था? 1995 के बाद से ये ऑपरेशनलाइज्ड है, उसके बाद से ये काम कर रही है अपना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? सबसे वेस्ट में मैं बताऊं, देखो इंडिया जो है ना, इंडिया को अगर मैं बनाऊं, इंडिया का मैप तो मेरे से बनेगा नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बनाऊं तो एक कॉरिडोर है, मतलब एक रोड है जो ईस्ट को वेस्ट से और नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी में आपसे पूछा कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में कौन सा है? तो सबसे वेस्ट में है पोरबंदर, यानी गुजरात में, ठीक है। सबसे ईस्ट में है सिलचार में, सिलचार SILCHAR, सिलचार, ठीक है। सिलचार असम में है, ये एक मिनट मैं स्पेलिंग से लिख देता हूँ, SILCHAR, सिलचार असम में है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ में कौन सा है? श्रीनगर, ठीक है। और साउथ में अगर हम बात करें, साउथ में है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। नॉर्थ में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, साउथ में कन्याकुमारी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। चलो इसको हम देख लेते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ पे, फिर बोलोगे कि भैया ने डिलीट कर दिया ठीक है। और पढ़ाई लिखाई चल रही है, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो ना कोई वल्गर जोक मारता हूँ आपको ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीपोर्ट इज लोकेटेड ऑन महानदी डेल्टा? अब महानदी डेल्टा, आपको महानदी का अगर लोकेशन पता होगा तो आप आराम से पता लगा लोगे, क्योंकि ये जितने भी पोर्ट्स बताए गए हैं, जो हल्दिया है, इन्नौर है, विशाखापट्टनम, ये सब अलग अलग स्टेट में है, ठीक है। तो महानदी जो अपना डेल्टा बनाती है वो बनाती है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जाके अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा आपको पता होगा, जब नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो यहाँ पे कई ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो महानदी कहाँ पे डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? उड़ीसा में पोर्ट है आपका पाराद्वीप पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है आपका, वाई हैज़ कलकत्ता पोर्ट मिनिमाइज्ड, ठीक, इट्स सिग्निफिकेंस? कोलकाता पोर्ट ने अपना जो उसका सिग्निफिकेंस था, यानी उसका जो महत्वपूर्ण काम था, उसको अब धीरे धीरे उसका जो महत्व है वो खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इन हुगली रिवर। देखो जो कलकत्ता पोर्ट है वो हुगली रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। हुगली रिवर पे बना हुआ है, और हुगली रिवर अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लेके आती है, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, बालू और मिट्टी अपने साथ बहा के लाती है नदी, ठीक है। आपको पता होगा जब नदी ऊपर से बह के आती है तो बहुत सारा गंदगी, मिट्टी, बालू सब अपने साथ बहा के लाती है। तो वो जब हुगली नदी भी लेके आती है अपने साथ, और जहाँ पे पोर्ट है ना उसके नीचे वो सब जमा कर देती है। अब पोर्ट के लिए क्या होता है? पोर्ट के लिए चाहिए होती है गहराई, ताकि वहाँ पे नाव आ सके और वहाँ से ईजिली ड्रॉप करके अपना सामान जा सकें। बट अब जो कोलकाता पोर्ट है वहाँ पे हुगली रिवर ने इतना सिल्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिया है, वहाँ पे कलेक्ट कर दिया है कि जो कोलकाता पोर्ट का वो सिग्निफिकेंस था वो ख़त्म होता जा रहा है। और कलकत्ता पोर्ट को ही मैनेज करने के लिए उसके बगल में बना, उसके थोड़ा सा और नीचे हल्दिया पोर्ट का वो किया गया। हल्दिया पोर्ट आपने पढ़ा होगा अपने 12th में, ठीक है। अभी पढ़ ही रहे होगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड्स
इज लार्जली कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड होता है वो कहाँ से होता है, आपको सबको पता है भाई, ओनली सी रूट या लैंड रूट या सी रूट। इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप मैं सी रूट पे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि सी रूट से ही होता है मैक्सिमम ट्रेड हमारा। चलो, ये एक केस स्टडी आ गया, इसको हम बिना देखे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में है ये, तो हम पहले देख लेते हैं। क्योंकि देखो, मैं ये ऐसे जो पेपर क्वेश्चन आते हैं, जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, ये आप अब जब पेपर में बैठोगे तभी आपसे सॉल्व होगा, तो मैं भी इसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं आंसर अगर आएगा तो मैं बताऊँगा, वरना फिर ये तो आप कर सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पैसेज में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ और बड़े क्वेश्चन कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। ठीक है, बट के जो क्वेश्चन है इसके हम देख लेते हैं, अगर सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू कंस्ट्रक्ट इंदिरा गांधी कैनाल। ये तो सबको पता होगा, इरिगेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपको वैसे ही बिना पढ़े पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस कैनाल इन द कमांड एरिया। ठीक है, मेजर बेनिफिट क्या है इस कैनाल एरिया का। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हम देख ही लेते हैं एक बार, क्यों मन में ऐसा दिक्कत देना आपको। ठीक है, तो देखो, पहले इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया कि लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। ठीक है, कन्वर सिंह ने इसे बनाया था 1948 में। ठीक है, दिस कैनाल ओरिजिनेटेड इन हरिका बैराज में पंजाब से निकलता है, बनता है, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के अलॉन्ग चलता है, पैरेलल चलता है। एंड इसका कैचमेंट एरिया इतना हेक्टेयर पे, ये लाख हेक्टेयर पे ये कमांड एरिया है, मतलब इतने हेक्टेयर को ये इरीगेट करती है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क विद द कैनाल द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ खास मिला नहीं हमको। ठीक है, कमांड एरिया इतना है इसका। फिर कमांड एरिया 2 में है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ठीक है। कमांड एरिया का बेनिफिट कहाँ है, द इरिगेशन इज स्टेज 1 कमांड एरिया, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन इज ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड सोसाइटी। मिल गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। बिल्कुल, देखो मैं बताऊं, जो पहला क्वेश्चन होगा उसका पहले पैसेज में पहला जो लाइन ग्राफ होगा, पहला जो क्या बोलते हैं उसको पैराग्राफ होगा, उसमें मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका दूसरे या तीसरे में मिलेगा, और जो ऑप्शन 3 होगा ये सबसे नीचे होगा। अभी मैं देख के बताता हूँ, मिल गया सबसे पहले ही, दूसरा हमको बीच में मिला, और तीसरा देखते हैं अभी। तीसरा बट देखो यहाँ पे, बट द इंटेंस इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैड लेड टू द इमरजेंस ऑफ ट्विन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, बस इजीली फालतू में छोड़ रहे थे हम इसको। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये कौन सा कैनाल है। ये देखो, नदी कौन सी है, डेल्टा ऑफ नाइल रिवर, यानी इजिप्ट में बहती है। इजिप्ट में कौन सा कैनाल है, स्वेज, SUEZ, स्वेज। ठीक है, चलो, नेम द टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ दिस वाटरवे। टर्मिनल पोर्ट्स आपको बताने थे, मीन्स इधर कौन सा टर्मिनल का मतलब ये होता है एंड स्टेशन। नॉर्थ का टर्मिनल कौन सा है, साउथ का टर्मिनल कौन सा है। तो नॉर्थ में यहाँ पे है पोर्ट सैड। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है स्वेज। और ये दो ऐसे जो क्या बोलते हैं, दो रिवर को, मतलब क्या बोलते हैं, दो सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, 2 सी को कनेक्ट करती है। कौन सी, रेड सी से, RED, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी, MEDETERRANEAN, मे बी स्पेलिंग गलत है, बट ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अगर एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरवे, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने थे, तो जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं इसका बताऊँ तो पहला मैन मेड है, ये मैन मेड है। अगर मैं दूसरा बताऊँ यहाँ पे, दूसरा अगर मैं बताऊँ तो 100 शिप्स, मोर देन 100 शिप्स पास इन 1 डे। 100 से ज़्यादा शिप्स पास करती हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया यार ये एक केस स्टडी और आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो नॉर्मल,
बट अगर इसको नहीं करोगे फिर भी चलेगा भाई, आप एक एक नंबर का क्वेश्चन आप वहाँ पे जब पेपर में बैठोगे फिर भी आप सॉल्व कर लोगे इसको। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपना, ठीक है। इतना टेंशन लेके नहीं जीना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखो आप, तो द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताना था, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। जब प्रिमिटिव टाइम था, मतलब जब बहुत पुराने टाइम पे जो नेचर था ना, वो हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। कैसे कंट्रोल करता था, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हमें अंदर बैठना पड़ता था, गुफाओं में रहना पड़ता था। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें और कहीं बाहर जाना पड़ता था, मतलब किसी ठंडी जगह पे जाना पड़ता था। हमारी एक्टिविटीज़ को नेचर कंट्रोल करता था, ठीक है। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टाइम बीतते गया, ठीक है। विद द पासेज ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर के जो लॉ हैं उसको हमने समझा, एंड देन वी मोडिफाइड द नेचर ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उस लॉ को ही अपने अकॉर्डिंग यूज करने लगे। जैसे कोई पहले सोच नहीं सकता था कि कोई हवा में उड़ेगा, बट हमने क्या किया, हमने एरोडायनेमिक्स का जो लॉ है, यानी जो कैसे उड़ा जाता है आसमान में, पंछी कैसे उड़ते हैं, उन सारे लॉ को हमने समझा। एंड देन क्या किया, हमने प्लेन्स बनाए, ठीक है। इस तरह हमने लॉ को समझा और हमने उससे जो ओवरकम कर लिया लॉ ऑफ नेचर को, ठीक है, उसको हमने ओवरकम कर लिया। और जब हमने ओवरकम कर लिया तो इसको हमने क्या बोला, पॉसिबिलिज्म बोल दिया। यानी ह्यूमन जो है वो अपनी किस्मत खुद डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द नेचर, ऐसा हो गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखना था आपको, 3 नंबर में बहुत ज़्यादा लिख सकते थे आप इस पर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अगर मैं 20 को हमने देख लिया, 21 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं करना चाहूँ, ऑप्शन है तो इसमें मैं ये बी ऑप्शन करता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि 3 कॉजेज़ यानी 3 रीज़न बताने हैं कि जो रूरल एरिया है इंडिया का, उसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्यों बनते हैं, मतलब सटे घर क्यों बनते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा मैं बता सकता था क्वेश्चन। जैसे पहला रीज़न हो जाएगा सिक्योरिटी रीज़न। जैसे बुंदेलखंड का जो एरिया है, आपके बुक में मेंशन है, ये बुंदेलखंड का एरिया, नागालैंड का एरिया, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि कहीं चोरी ना हो जाए हमारे घर में, लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, साथ में घर बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड देन राजस्थान में लोग पानी की स्कैरसिटी, मतलब पानी की कमी है वहाँ पे, तो उसकी वजह से लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न अगर मैं इसका बताऊँ तो फर्टाइल लैंड। जैसे यूपी का जो यूपी है हमारा स्टेट, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आप देखोगे तो वो बहुत फर्टाइल लैंड है वहाँ पे। तो फर्टाइल लैंड में ही लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो अपना खेती बाड़ी आराम से कर पाए। तो वहाँ पे भी कॉम्पैक्ट एरिया, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वहाँ पे डेवलप हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। और सोशल कल्चर तो पता ही कि जैसे आपने देखा होगा कि जो एक जाति के लोग हैं मैक्सिमम एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक जगह पे रहते हैं, सटे घर बना के, कॉम्पैक्ट घर बना के, ठीक है। तो सोशल रीजन भी हो जाएगा एक इसका बनाने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करता आराम से इजीली हो जाता है ये, ठीक है। आपको पहले यहाँ पे 2 मिनट टाइम देना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से हो रहा है, तभी आपको आगे करना है। नहीं तो आप अगर गलत क्वेश्चन चूज़ कर लोगे तो आप उस पर लिख भी नहीं पाओगे और एंड में जाके आपके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से, जैसे मैंने चूज़ किया कि मेरे को ये आ रहा है तो मैं यही करूँगा जिस पर मैं ज़्यादा लिख पाऊँगा, ठीक है, यही आपको चूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको 3 रीजंस बताने थे, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और उसी के और में ऑप्शन था कि कुछ रीज़न बताने थे हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट के कुछ देशों में, ठीक है। तो मैं लो लेवल वाले पे जाता क्योंकि लो लेवल वालों को बताना ईजी है। जैसे अगर कोई देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट कोई टिकती ना हो और बार बार गवर्नमेंट चेंज होती हो, ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आपको, हाँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। पहला रीज़न हो जाएगा इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है।
दूसरा रीज़न इसका मैं लिख सकता हूँ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है, दूसरा रीज़न, ठीक है। एंड तीसरा रीज़न अगर मैं लिखना चाहूँ तो फेमाइन मीन्स वहाँ पे भूखमरी हो सकती है, उसकी वजह से डेवलपमेंट ना हो। देखो अगर इंसान का पेट भरा होता है ना तभी इंसान डेवलपमेंट की तरफ सोचता है, तो फेमेनाइन अगर आ जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, तो डेवलपमेंट का बात ही बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो फेमेनाइन हो सकता है एक रीज़न। और मैं चौथा रीज़न बताऊँ तो अगर अनइक्वल एसेस ऑफ क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप देखोगे हमारे पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी में, निकम्मे पड़ोसी में आप देखोगे तो क्या है, ये इनके जो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, लोग हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, ठीक है। बट इनके जो गरीब लोग हैं वो बेचारे, उनको कोई क्वालिटी हेल्थ नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है होता है वो क्या बोलते हैं, वो इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप। थोड़ा सा पीछे करके अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनिए, ठीक है। सुनेंगे आपको दिमाग में बैठेगा। अगर मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ, ये जो 5 गेस्ट पेपर है वो मैं दूंगा आपको, सॉल्व कराऊंगा, तो आप इजीली बैठ के आराम से बस सुनिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि 1 नहीं 2 बार सुनिए, ताकि क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में फ्रेम हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन से बेसिकली पूछेगी इस बार भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया। वाटर की जो वाटर लेवल है वो घट रहा है, उसके रीज़न आपको बताने हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है इसके पीछे। इसके मैं अगर इसके फैक्टर में बताऊं, देखो ये कोई एक स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है कि मैं पहले से रट के आया हूं और मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, मेरी टीम जो है 1-2 लोग हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, मैं भी आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके रीज़न बताऊँ तो पहला रीज़न अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, पहला रीज़न हो सकता है कि जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर किया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर किया गया है। एंड बहुत बड़े लेवल पे ग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया है, उसकी वजह से यहाँ पे वो डिक्रीज़ हो गया है वाटर लेवल, ठीक है। और मैं ऑप्शन 2 की बात करूँ, दूसरे रीज़न की बात करूँ तो दूसरा रीज़न मेरे हिसाब से हो सकता है ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर growing industries, ठीक है। एंड और आगे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मैं 2 रीज़न ही रिकॉल कर पा रहा हूं। एंड चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर अगर 24 की मैं बात बताऊं आपको, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ये आपको बताना था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। याद करो मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर बताए थे आपको, ठीक है। 4 फैक्टर मैंने बताए थे, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर मैंने 4 बताए थे, ठीक है। एक इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर, ये चारों मैंने बताए थे। तो चारों बहुत ईजी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं नहीं कराऊंगा, आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको पूछा गया है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर
प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अगर मैं बारे में बताऊँ आपको, ठीक है, तो इसमें जैसे इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस इन कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन के द्वारा, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्रॉप्स कैसे होते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, कोको, ठीक है, ये सब हो गया। एंड इसमें और क्या हो सकता था, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, लार्ज कैपिटल, ठीक है, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। एंड साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। चीप लेबर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, तभी लोगों ने, ये जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चीप लेबर रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। अगर मैं और कुछ बात करूँ इसमें आप क्या लिख सकते थे, जैसे जो फ्रेंच जो थे उन्होंने कोकोआ एंड कॉफ़ी अफ्रीका में उगाई, ठीक है। अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं, ब्रिटिश ने टी प्लांटेशन की कहाँ पे, एक मिनट, टी प्लांटेशन की थी इंडिया एंड श्रीलंका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप इतना लिख सकते थे और इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मार्केट गार्डनिंग के बारे में आपको अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम यहाँ पे। 26 में पूछा है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये मैं नहीं करूँगा। इसके और में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज, ठीक है। बेनिफिट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आपको बताना था, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट मैं आपको दो पार्ट में बता सकता हूँ, जैसे एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड दूसरा इन्वायरमेंटल बेनिफिट। दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता। कॉस्ट इफेक्टिव में जैसे लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जैसे आप रेलवे से अगर कुछ रेलवे को बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी पटरी बनाना पड़ेगा, ऐसे सब करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और यही काम आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बताऊँ कॉस्ट इफेक्टिव में, तो दूसरा आप बल्क ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो एक साथ, और तीसरा फ्यूल इफिशिएंसी। फ्यूल बहुत कम को लगता है, क्यों? क्योंकि नाव पानी पे चलती है, ठीक है, नाव पानी पे चलती है और पानी में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो फ्यूल भी कम लगता है कंपेयर टू रेलवेज, ठीक है। तो ये तीन हो गए कॉस्ट इफेक्टिव में। और अगर मैं इन्वायरमेंटल की बात करूँ, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल में जैसे लो कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन बहुत कम वो निकलता है यहाँ से, ठीक है। नो रूट कंस्ट्रक्शन, अगर रूट हमें कोई कंस्ट्रक्ट करना होता है ज़मीन पे तो हमें क्या करना होता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, बहुत सारे जंगल हटाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो इसलिए वो भी नहीं होता, ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होता कोई, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 27 देखते हैं। 27, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, ये सब आप इजीली लिख सकते थे यार। ये सब तो यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये देखो, ये क्वेश्चन बुक 2 से क्वेश्चन है, ये बुक 1 से क्वेश्चन है, बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, बट घुमाने फिराने का तरीका उसका अलग है, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी लिख रहा था यार, सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है,
मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इंडिया में वो सिर्फ पेनिनसुलर प्लेटूज में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है, आपको एग्जामिन करना था स्टेटमेंट को, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो बहुत पुराना है, बहुत एंशियंट लैंडफॉर्म है, बहुत पुराना है। जब हमारा ये हिमालय नहीं हुआ करते थे उससे भी बहुत पुराना है वो। गोंडवाना लैंड जो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है इंडिया का, मतलब वर्ल्ड का, हमारी धरती का, उस टाइम का पार्ट है वो, ठीक है। तो सबसे पुराना रॉक फॉर्म है वो और सबसे पुराना लैंड फॉर्म है वो। उसमें बहुत सारे जैसे मैंगनीज, बक्साइट, कॉपर, ये सारे उसमें मिलते हैं बहुत इजीली। इसके ओर्स, आयरन ओर्स और भी जितने मैंगनीज हैं, जितने भी कॉपर ओर्स हैं, सब वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं इसका थोड़ा सा बना के लिखता, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी पढ़ा नहीं है ना, मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर को, तो मेरे को आइडिया नहीं है इस पर। बट हाँ, इतना आप आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैप आ गया। मैप का क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, देखते हैं। मेजर एयरपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मेजर एयरपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊपर यहाँ पे है डार्विन, ठीक है। यहाँ पे डार्विन लगाओ। यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डार्विन लिखना होता है, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप एरिया, यूरोप में अगर मैं बात बताऊँ तो यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री, ये मुझे नहीं पता, और ये दिखा कहाँ रहा है ये भी मेरे को आइडिया नहीं है ये, क्योंकि ये जो मैप होता है ना, यहाँ पे यूरोप के मैप के जितने क्वेश्चन होते हैं मैं छोड़ देता हूँ शुरू से, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इनको समझ में नहीं आता, ठीक है। मेजर सीपोर्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मेजर सीपोर्ट कौन सा है, ये है रियो दी जनेरियो, ठीक है। रियो दी जनेरियो। अ टर्मिनल स्टेशन इन ट्रांस कैनेडियन रेलवे, टर्मिनल स्टेशन मतलब यहाँ का सबसे एंड का स्टेशन विक्टोरिया वैंकूवर, ठीक है। विक्टोरिया वैंकूवर UVER वैंकूवर विक्टोरिया। मेजर एरिया ऑफ, ई पूछा है, मेजर एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, ई, ये मेजर एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। एंड देन पूछा है लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इन अफ्रीका, सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका की एरिया के मामले में, तो ये होगा अल्जीरिया। टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवेज के बारे में, तो यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, VLADIVOSTOK, आपको इसी एरो पे यहाँ पे लिखना था, ठीक है। आपको इस एरो पे लिखना होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला लिखा है, वो तो यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इंडियन मैप की बात करें, द सिटी विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, गोवा, ठीक है, 1, ठीक है। दूसरा, सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो टी प्रोडक्शन में असम, 3, ठीक है। मयूरभंज आयरन ओर माइंस, ये उड़ीसा, ठीक है, 4। 5, बालाघाट कहाँ पे है, बालाघाट है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट कहाँ पे है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये मैंने मैप के क्वेश्चन करा रखे हैं यार, बट थोड़ा सा और मुझे भी काम भी होता है, बस इसी चक्कर में भूल गया हूँ। बालाघाट इसको मैं थोड़ा सा उस पर रखता हूँ, ठीक है। कोचिन सीपोर्ट कहाँ पे होता है, कोचिन केरला में है, केरला, चलो ये रहा केरला, ठीक है। कोचिन 6, केरला। अहमदाबाद कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में है, आपको सबको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। अहमदाबाद 7, गुजरात है, ठीक है। और इसको आप गुजरात को ऐसे कर देते तो और ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। असम को आप ऐसे कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। ऐसे आपको कर देना है ताकि आपका मैप भरा लगे, ठीक है। चलिए ये वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड।
सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आने वाले भी गेस्ट पेपर यहीं पे आएंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश के भी लेक्चर हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो इंग्लिश के तो बहुत अच्छे, बहुत टॉप क्लास के लेक्चर हैं, आप देखिए एक बार। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।